गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आगामी जून महीने में उत्तर प्रदेश विशेष प्रारंभिक परीक्षा 2022 होने वाली है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा 1999 से लेकर के 2021 तक के लगभग 20 वर्षों के प्रश्नों का हल सहित उत्तर उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो इसी कड़ी में आज हम शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 1993। इसमें प्रथम प्रश्न पत्र जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होता है उसे हम हल करने की आज कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले प्रारंभ में क्या था, सामान्य अध्ययन में यानी फर्स्ट पेपर में 120 प्रश्न आते थे। ठीक है, तो हम उन्हीं को ही हल करने की कोशिश करेंगे। और जो पुस्तक उपलब्ध है उसमें व्याख्या सहित हल है, तो आपके सामने उसकी व्याख्या भी रहेगी। तो चलिए अब देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री परीक्षा 1993 का सामान्य अध्ययन का हल प्रश्न पत्र। तो स्टूडेंट्स, इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट या धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, तो उस सिंधु घाटी की सभ्यता नदी घाटी सभ्यता है, तो इसमें शिलालेख नहीं मिले हैं, ना बर्तनों की मोहरों पर लिखावट। यदि लिखावट है तो अभी तक पढ़ी भी नहीं जा चुकी है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं वो पुरातत्व संबंधी खुदाई के स्रोत हैं। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जान मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब यानी वर्तमान जो पाकिस्तान का हिस्सा है उसमें मांटगोमरी जिले में रावी नदी किनारे बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के अवशेषों का अन्वेषण किया था। ठीक है, और फिर बाद में आगे चल करके सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि, शिकार, शिल्पकर्म और व्यापार। तो आर्यों का मुख्य जीविकोपार्जन का स्रोत था कृषि, और दूसरा जो साधन था वो था पशुपालन। तो कृषि और पशुपालन ही क्या है, उनका मुख्य आय का स्रोत था। ठीक है, ये कृषि योग्य भूमि को उर्वरा अथवा क्षेत्र कहा करते थे। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कन्नौज, पाटलिपुत्र, प्रयागराज या थानेश्वर। ठीक है, इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और ये थानेश्वर के गद्दी पर बैठे थे। आगे चल करके इनकी बहन का भी जो वो है साम्राज्य ही इन्हीं को ही देखना पड़ा, इसलिए इन्होंने अपनी राजधानी ठीक है थानेश्वर से कन्नौज को स्थापित कर ली थी। अगला है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित रहा? तो निर्विवाद रूप से कौन सा है? मौर्य है, कुषाण है, शुंग है या गुप्त है? तो गुप्त हैं। आप लोग जानते हैं कि स्कंदगुप्त ने ठीक है क्या किया था, हूणों को काफ़ी ज़्यादा पराजित करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो हूणों से संबंधित जहाँ पर भी आक्रमण की बात आती है तो वहाँ पर आते हैं गुप्त साम्राज्य और खास करके स्कंदगुप्त। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, सहिष्णुता, उदारता और करुणा को त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने, अकबर ने, रणजीत सिंह ने या शिवाजी ने? तो आप लोग जानते हैं सहिष्णुता, उदारता और करुणा कौन था? अशोक। ठीक है, तो दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी
नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। और ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। चोल, चेर, पल्लव या राष्ट्रकूट। ठीक है, तो वो थे चोल, अपनी नौ सैनिक शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत के चोल शासकों के पास अश्व, गज एवं नौ सैनिकों का के साथ ही साथ, ठीक है, गज एवं पैदल सैनिकों के साथ ही साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना थी। इसी नौसेना की सहायता से इन्होंने श्रीविजय, सिंघल, श्रीविजय, ध्यान दीजिएगा, श्रीविजय, सिंघल, मालदीव आदि द्वीपों की विजय प्राप्त की थी। अगला है प्रश्न, ऋग्वेद काल में जनता में से मुख्यतया किसमें विश्वास, यानी कि निम्नलिखित में से किसमें मुख्यतया विश्वास करती थी। मूर्ति पूजा, ऋग्वेद की बात कर रहा है, मूर्ति पूजा, देवी पूजा, एकेश्वरवाद या बलि एवं कर्मकांड। तो ऋग्वेदिक काल में बलि एवं कर्मकांड क्या हो गया था, प्रारंभ हो चुका था। पशु बलि को प्राथमिकता दी जाती थी, यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी जाती थी। इंद्र और अग्नि, इन समस्त जनों द्वारा दी गई बलि को ग्रहण करने के लिए क्या किया जाता था, आहूत किया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली, ऋग्वेद के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था, यानी कि ऋग्वेदिक काल के बाद की बात कर रहा है। सातवाहन, पल्लव, चोल या चालुक्य। ठीक है, तो इसमें थे सातवाहन। ठीक है, तो सातवाहनों ने स्थापित किया था अपना राज्य ऋग्वेदिक काल में, मौर्यकालीन काल में। इस बाद है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, नरसिंहदेव बर्मन द्वितीय, राजेंद्र चोल, अशोक या कृष्णदेव राय। तो किसने बनवाया था, नरसिंहदेव बर्मन द्वितीय ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव बर्मन द्वितीय ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके शासनकाल में आया था, अलाउद्दीन, इल्तुतमिश, बलबन या ऐबक। तो ये इल्तुतमिश के समय में आया था। ठीक है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की सीमा तक पहुंच गया था। अगला है, नादिर शाह ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, बहादुर शाह, अहमद शाह, मोहम्मद शाह या शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो उसने किसके किया था, मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था। 20 मार्च 1739 को दिल्ली में प्रवेश कर नादिर शाह ने अपने सैनिकों के मृत्यु के बदले भयंकर कत्लेआम का आदेश दिया था। और मोहम्मद शाह ने 1719 से लेकर के 1748 तक के मध्य में शासन किया था। और इस समय फारस के नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। अगला है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो अकबर के द्वारा, सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी या बहलोल लोदी। तो सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी, शेर शाह की सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आगरा में, रोहतास में, कालिंजर में या सासाराम में। ठीक है, तो कहाँ पर हुई थी, कालिंजर में हुई थी। 1945 में शेर शाह कालिंजर पर यानी अंतिम आक्रमण किया था, जहाँ पर कीरत सिंह नामक शासक शासन करता था। इस अभियान के दौरान वह आग्नेयास्त्र चलाने, एक तरह से तोप समझ लीजिए, वो चला रहा था। उसी दौरान किले की दीवार से एक गोला आकर रखे बारूद के ढेर पर गिर गया और उसमें आग लग जाने के कारण क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था, तो किसका करवाया था, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार या ताजमहल। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बुलंद दरवाज़ा का इसने करवाया था। दक्षिण यानी कि गुजरात के विजय की याद में उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठों को हराया था, अफगानों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने या रोहिलों ने। ठीक है, तो पानीपत के तीसरे युद्ध में अफगानों ने हराया था ना। ठीक है, मराठों को कौन, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, ये अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेता, अब यानी अहमद शाह अब्दाली कौन था। तो तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया था। इसमें अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था
1526, 1565, 1576, 1586। ठीक है, तो 1565 में हुआ था। ठीक है, इसे जो राक्षसी तगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, ये विजयनगर और बहमनी राज्यों के मध्य लड़ा गया था, तालीकोटा का युद्ध। अगला है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित किसने किया था? डचों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने या पुर्तगालियों ने? तो भारत की खोज किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। ठीक है, तो किन्होंने? पुर्तगालियों ने किया था। इसके बाद है टीपू सुल्तान की राजधानी कौन थी? बेलूर, मोरोगापट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, द्वार समुद्र। तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध मराठों ने, मुगलों ने, राजपूतों ने, सिखों ने? तो मराठों ने सबसे ज़्यादा किया था, मुगलों ने तो कुछ किया ही नहीं। अगला प्रश्न है, इन वाक्यों का अध्ययन कीजिए। कथन है, मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। अब यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन और इसका कारण सही व्याख्या करता है, बिल्कुल करता है। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व भी ठीक है करता है, क्योंकि ये मंत्री बनाते हैं और लोक सेवक उनको क्या करते हैं? कानूनों को लागू करते हैं। कौन सा राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है, ठीक है, वो रोज उसका राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। मौलिक कर्तव्यों के सापेक्ष, यानी कि मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें सम्मिलित किया गया था। 51 काम में जोड़ा गया है। पहले शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, अब कितने हो गए? 11 हो गए। ठीक है, अगला है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल में सदस्य होते हैं। तो लोकसभा से चुने हुए सदस्य बिल्कुल, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य बिल्कुल होते हैं, राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य बिल्कुल, राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य नहीं, बिल्कुल नहीं। 1, 2, 3 जहाँ पर है वही आपका होगा इससे उत्तर। अगला प्रश्न है कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री रह सकता है, तो कितने महीने तक? 6 महीने तक, अधिकतम 6 महीने तक रह सकता है, 75(5) में कहा गया है। ठीक है, और ये 6 महीने की अवधि समाप्त होने के पहले उसे किसी न किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा वो सदस्य नहीं रहेगा, अर्थात वो मंत्री नहीं रह जाएगा, मंत्री पद से उसको वो बर्खास्त हो जाएगा। राज्यसभा के राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो जनसंख्या के आधार पर, बराबर नहीं है, जनसंख्या के अनुपात में स्थान दिया जाता है। ठीक है, 250 कुल सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक ठीक है संख्या है, जिसमें कि 238 निर्वाचित होते हैं, 12 सदस्य क्या होते हैं? वो नामांकित हो सकते हैं। ठीक है, तो अगला है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा हुआ है किस अनुसूची में? 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं? तो किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में तो भाषाएं हैं। ठीक है, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्नलिखित में से किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? टॉमस रो, वास्को डी गामा तो पुर्तगाली था, जाओ चरनक ये नहीं। अब इन दोनों में से चुनना है आपको, विलियम टॉमस रो और हाकिंस। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में किसे भेजा था? 1608 में विलियम हाकिंस को भेजा था। ठीक है, और उसे 400 का मनसद प्रदान किया था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? तो जानते हैं आप लोग 6 वर्ष होता है। ठीक है, CAG का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। अगला है, योजना आयोग की स्थापना किस प्रकार से की गई थी? राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा? बिल्कुल नहीं। संसद कानून बना करके? ठीक है, संघीय मंत्रिमंडल द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये संघीय मंत्रिमंडल द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके
और बनाया गया था योजना आयोग। 1950 में बनाया गया था योजना आयोग और ठीक है 2015 में इसे समाप्त कर दिया गया। किस राज्य की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई है, यानी तत्कालीन था उस समय? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो उस समय बिहार की सबसे कम आय थी। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंत अतिरिक्त कागजी मुद्रा छाप कर पाटते हैं। ठीक है, इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे स्थिति उत्पन्न होती है मुद्रा संकुचन, विमुद्रीकरण, मुद्रा अवमूल्यन या मुद्रास्फीति। तो क्या होती है? मुद्रास्फीति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रीय करों में राज्यों के भाग और केंद्रों के मध्य दिए जाने वाली वित्तीय सहायता का सिद्धांत निर्धारित करना, राज्यों का वित्तीय नियंत्रण करना, ये तो है नहीं। केंद्र पर वित्तीय नियंत्रण करना, ये भी नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं। पहला ये वित्त आयोग का जो कार्य होता है वो केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय बंटवारा का होता है। ठीक है, अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष के बाद एक वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? आयकर, मृत्यु कर, व्यय कर और बिक्री कर। तो बिक्री कर ही क्या है? प्रत्यक्ष कर था। अब जो है ना जीएसटी जो है वो प्रत्यक्ष कर है। जैन धर्म के आधारभूत बिंदु हैं, यानी कि सिद्धांत हैं, कर्म, निष्ठा, अहिंसा और विराग। तो ये कुछ नहीं है। ठीक है, कौन है? अहिंसा। जैन धर्म के क्या हैं? 5 आर्य सत्य हैं। ठीक है, अहिंसा, सत्य बोलना, चोरी न करना, धन संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का 5वां जो है सिद्धांत वो किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अगला है 35वां, भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म हुआ। ठीक है, तो वैदिक काल में, तो वैदिक काल में तो होना ही नहीं था। 12वीं शताब्दी में या 10वीं शताब्दी में, 15वीं और 16वीं शताब्दी में। ठीक है, तो किसमें वो था? 15वीं और 16वीं शताब्दी में। ये वही वाला समय था ना जो मुगल काल था, और उसी समय भारत में जो है ये भक्ति काल का आंदोलन चला था। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं, कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। एलोरा के मंदिरों का मुख्य उदाहरण है रावण की खाई, रामेश्वर, दशावतार और कैलाश मंदिर। इसके बाद सारनाथ में अपना प्रवचन किसने दिया था? तो सारनाथ में किसने प्रवचन दिया था? महावीर स्वामी महाबुद्ध। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने दिया था अपना पहला उपदेश। इसे ऋषि पत्तनम, ठीक है, अथवा मृगदाव भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? और तीर्थंकर किसमें पाए जाते हैं? बौद्ध में, ईसाई में, हिंदू में या जैनों में? तो तीर्थंकर किसमें पाए जाते हैं? जैन धर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, कुल तीर्थंकर कितने हुए? 24। ठीक है, ऋषभनाथ पहले, ठीक है, और 24वें तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, महावीर स्वामी थे। और 23वें थे पार्श्वनाथ। पहले थे ऋषभनाथ। खजुराहो का मंदिर संबंधित है, यानी खजुराहो के मंदिर किससे संबंधित है? बौद्ध से, हिंदू धर्म, जैन धर्म से, हिंदू धर्म और जैन धर्म से। तो हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित खजुराहो के मंदिर। धंग चंदेल द्वारा निर्मित करवाया गया था यहाँ पर कंदरिया महादेव का मंदिर, 100 मंदिर, विष्णु मंदिर और पार्श्वनाथ का मंदिर है। और पार्श्वनाथ किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं है? गुजराती, राजस्थानी, कश्मीरी और डोगरी। ठीक है, तो कौन सी नहीं है? राजस्थानी भाषा। ठीक है, क्योंकि ठीक है अब 28 भाषा यानी 22 भाषाएं हैं और इसमें राजस्थानी कोई भाषा नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या चीज़ है, इसमें उसका उल्लेख नहीं किया गया है। क्लियर हो गया? ओके। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने 1995 में बंगाल विभाजन कर दिया था। विभाजन को किस वर्ष समाप्त किया गया? ये गलत है। 1995 नहीं, 1905 है। ठीक है, तो 1905 समझिएगा आप लोग। तो कब यानी समाप्त कर दिया गया था? दिल्ली दरबार लगा था यानी कि 1912 में। इसी समय क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया गया था इसको। ठीक है, दिल्ली दरबार 2011 दिसंबर में लगा था, तो 2012 में क्या किया गया? ठीक है, इसे रद्द कर दिया गया। और 2012 में बिहार, उड़ीसा नाम के नए प्रांतों का निर्माण करने की घोषणा की गई। आसाम को पुनः 1874 की स्थिति
में लाया गया और अब असम यानी कि सिलहट, असम में सिलहट भी शामिल कर लिया गया था। अगला है, निम्न में से गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे, ठीक है, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। निम्न में गांधी जी ने राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो राम राज्य के युगल सिद्धांत गांधी जी के कौन थे? छुआछूत, समाप्ति, नशाबंदी? नहीं, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं था, यही था, ठीक है। बताइए, सत्य, अहिंसा, ये तो उनके वैसे सिद्धांत थे। खादी तथा चरखा, ये भी नहीं था। सही लक्ष्य और सही उपज, ठीक है। तो छुआछूत की समाप्ति और नशाबंदी, ये राम राज्य के सिद्धांत में युगलबंदी स्थापित करते थे। लाल कुर्ती आंदोलन किससे संबंधित था या संगठन किससे संबंधित था? तो स्वतंत्र पख्तूनिस्तान बनाने के लिए, ठीक है, अथवा पाकिस्तान का सृजन निश्चित करने के लिए? ये तो गलत है, अंग्रेज़ों को निकालने के लिए यही बनाया गया था। वैसे पख्तूनिस्तान में ही इसे यानी कि ज़्यादा वो रहा है। खुदाई खिदमतगार एक नामक दल बनाया था कि इन्होंने अब खान अब्दुल गफ्फार खान ने, और उन्होंने ही लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, ठीक है। और इन्हें सीमांत गांधी भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये गांधी जी के यानी कि ये समझ लीजिए कि उनके जो सिद्धांत थे उनका समर्थन करते थे। अगला है, होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो एनी बेसेंट बिल्कुल किया था, ठीक है। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और सरदार पटेल, ठीक है। देखिए, एनी बेसेंट ने 1915 में जो है ना आयरिश होम रूल जो है ना प्रेरणा लेकर के एक आंदोलन भारत में चलाया था, ठीक है। क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम जो है ना ये शुरुआत किया था, इसलिए इन्हें ही माना जाना चाहिए। वो ऐसे होम रूल आंदोलन से दोनों जुड़े थे, एनी बेसेंट भी और, ठीक है, कौन? लोकमान्य तिलक ने। चलिए आगे जो है ठीक है, तिलक ने 2016 में इसकी अगुवाई यानी प्रारंभ की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, या के.एम. राव या एम.के. गांधी? तो आप लोग जानते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। रौलट एक्ट भारत में कब लागू हुआ? 1909 में? नहीं, इस समय तो लागू नहीं हुआ था। रौलट एक्ट 1919 में ही लागू तो हुआ था, तभी तो उसका विरोध करने के लिए लोग कहाँ पर एकत्र हुए थे? जलियांवाला बाग में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से संबंधित क्वेश्चन है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाखी के दिन, ठीक है। और यहाँ पर सैफुद्दीन यानी कि किचलू और सतपाल को गिरफ्तार किया गया था, उसी का विरोध करने के लिए लोग एकत्र हुए थे। जहाँ पर अंधाधुन ब्रिटिश डायर ने यानी जनरल ओ डायर ने अमृतसर में, ठीक है, जलियांवाला बाग नामक स्थान पर अंधाधुंध फायरिंग करवाई थी, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ठीक है, आश्चर्य जानकर होगा आप लोगों को कि महात्मा गांधी को चुना गया था, ठीक है। तो कभी ये मत सोचिएगा कि महात्मा गांधी से संबंधित नहीं थे, महात्मा गांधी थे और इन्होंने समर्थन किया था, ठीक है। अगला है, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न से कौन सा दल में नहीं था? श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल और सी राजगोपालाचारी। तो ये तीनों थे, सी राजगोपालाचारी नहीं थे उसमें, ठीक है। सी राजगोपालाचारी गांधी जी के साथ ही थे उसमें, कांग्रेस में। वैसे ये भी सब कांग्रेसी ही थे। डांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून के समर्थन हेतु या नमक कानून तोड़ने हेतु? रौलट एक्ट का समर्थन करने हेतु? कोई एक्ट का समर्थन करने नहीं। रौलट एक्ट का विरोध या नमक कानून तोड़ने? तो नमक कानून तोड़ने के लिए ही क्या किया गया था? डांडी मार्च प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन याद है ना, 1929 में हुआ था। इसमें सबसे पहली बार क्या मांगा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करने वाले थे, और उन्होंने कांग्रेस के साथ मिल करके और सब लोगों ने पूर्ण स्वराज की बात की थी,
और 26 जनवरी 1930 में रावी नदी के किनारे पहली बार झंडा फहराकर स्वतंत्रता आंदोलन यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अब इसके बाद निम्नलिखित में से किसका स्थान गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? असहयोग आंदोलन, गोलमेज, खिलाफत, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ही चल रहा था ना 1931 में, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। ये अब जो है ना, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि गांधी इरविन समझौते का मध्यस्थ कौन था? तो डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर जयकर और श्रीनिवास शास्त्री, ये तो क्या थे? मध्यस्थ थे। 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। भारतीय की राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया गया? वही वो ऊपर वाला क्वेश्चन है, 1929 में घोषित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अब क्या कर रहा है? प्रथम महिला की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, 2 प्रश्न बनते हैं, प्रथम महिला और प्रथम भारतीय महिला। कमला नेहरू, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित। तो प्रथम थी एनी बेसेंट, ठीक है। 1917 में इनको अध्यक्ष चुना गया था। सरोजिनी नायडू को चुना गया था कब? ठीक है, महात्मा गांधी जी के बाद, ठीक है, 24 के बाद 25 में वो प्रथम महिला थी। अगला है, अच्छा इसमें ये भी दिया है, 1917 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने को बाध्य किया? तो निर्विवाद रूप से चौरा चौरी कांड है, ठीक है। तो यहीं से क्या हुआ था? ठीक है, चौरा चौरी कांड के बाद और दूसरी जगह हिंसक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन क्या ले लिया था? वापस ले लिया था, ठीक है। लाला लाजपत राय घायल हुए थे कब? साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, रौलट एक्ट का विरोध करते हुए, या भारत छोड़ो आंदोलन के समय, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के? तो साइमन गो, वापस जाओ, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाहौर में इनके ऊपर क्या हुआ था? लाठी चार्ज हुआ था और फिर इनको गहरी चोट लगी थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1936, 1942, 1940, 1947। तो कब शुरू हुआ था? 1942 और डेट 8 अगस्त, ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई से, ठीक है। गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? द्वितीय विश्व युद्ध, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटिश का सहयोग, यही उसकी क्या थी? ठीक है, नीति थी। ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग बिल्कुल नहीं, तटस्थता बिल्कुल भी नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो पहला वाला ही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? सीधे जनता द्वारा बिल्कुल नहीं हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामांकन इसका नहीं हुआ। भारतीय राज्यों के प्रशासकों द्वारा नामांकन और प्रांतीय सभाओं द्वारा, तो प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक राज्य कौन है? बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो उस समय कौन था? राजस्थान था, ठीक है। तो जस्ते का, जिंक का सबसे वास्तव में अभी भी उत्पादक कौन है? राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान के भीड़वाला जिले में रामपुरा और अंगुचा क्षेत्र, ठीक है, यहाँ से जस्ता काफ़ी प्राप्त होता है। प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो बोर्नियो, मेडागास्कर, ठीक है, ग्रीनलैंड या न्यू गिनी। तो यानी सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड, दूसरा है न्यू गिनी, ठीक है। और ग्रीनलैंड कनाडा के अंतर्गत आता है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कनाडा, मेक्सिको, भारत और अमेरिका। तो सबसे बड़ा उत्पादक चांदी का है मेक्सिको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गोबी मरुस्थल स्थित कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, मंगोलिया में, भारत में? तो भारत में तो है ही नहीं है, पश्चिम अफ्रीका में। तो कहाँ पर है? ये गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है, ठीक है। ये विश्व का यानी 7वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। और सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा का मरुस्थल है, जो उत्तरी अफ्रीका में है। इनमें से कौन सा सही है? मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से मिलती है। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर स्थित है।
पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। ठीक है, तो ये सब क्या हैं, गलत हैं। भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है और पंजाब राज्य की सीमा जम्मू कश्मीर से क्या होता है, मिलती है। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है। ठीक है, ये इसका उत्तर हुआ सही। 1991 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। तब तक 1991 हुआ था क्योंकि 1993 का ये पेपर है। ठीक है, तो उस समय सबसे घनी आबादी वाला देश यानी प्रदेश था पश्चिम बंगाल। इस समय भी यही है। कौन सा कथन सही है? हल्दिया उड़ीसा में है, पारादीप पश्चिम बंगाल में है, कांदला गुजरात में है और मरगावा, ठीक है, कर्नाटका में है। तो सही कौन सा है? कांडला गुजरात में है। ठीक है, कांडला एक प्राकृतिक क्रीक पर स्थित है और ये काफ़ी यानी सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, जहाँ पर हर प्रकार के जहाज आकर के और वहाँ पर, ठीक है, अपना यानी कि वो गुड्स यानी सामान उतार और चढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और ये कृष्णा नदी पर है। ठीक है, सवाना घास के मैदान कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो सवाना घास के मैदान कहाँ पर हैं? अफ्रीका में है। सवाना घास के मैदान उष्ण घास के मैदान है और शीतोष्ण घास के मैदानों को बेल्ट्स कहा जाता है। कौन सा अधिक ऊंचे स्थान पर बसा है? ठीक है, गारटोला, काठमांडू, ल्हासा, थिम्पू। तो आप लोग जानते हैं ल्हासा जो है ये सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ है। ये तिब्बत की राजधानी माना जाता था। ठीक है, लेकिन तिब्बत को चीन ने कब्जा कर लिया है, इसलिए ठीक है अब ये तिब्बत जो है वो उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और तिब्बत जो है वो किस में है? पठार में है, तिब्बत के पठार में, और उसे पामीर का पठार जिसे कि दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है। हेलसिंकी किसकी राजधानी है? डेनमार्क की, नॉर्वे की, फिनलैंड की और स्वीडन की? तो हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। ठीक है, और फिनलैंड को ही झीलों का देश कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? फाकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, नामीबिया अफ्रीका में स्थित है, निकारागुआ मध्य अमेरिका में स्थित है, यमन एशिया में स्थित है। ठीक है, तो इसमें ये सही नहीं है। फाकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, तो फाकलैंड द्वीप समूह अटलांटिक महासागर में स्थित है, बाकी सब सही हैं। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? रेल परिवहन जाल के लिए, गहन कृषि के लिए, खनिज तेल के लिए या विनिर्माण के लिए? तो बाकू जो है वो बाकू खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन सा है? जर्मनी, भारत, ईरान और उत्तरी अमेरिका? तो यहाँ इसमें है उत्तरी अमेरिका। एल्युमिनियम प्राप्त के लिए सबसे अच्छा जो प्रमुख स्रोत है वो बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट इसका अयस्क होता है और सबसे अधिक संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका उत्पादन किया जाता है जो कि उत्तर अमेरिका में है। 75वां प्रश्न है, झुकी लाट यानी कि झुकी हुई पीसा की मीनार निम्नलिखित में से पीसा में स्थित है? तो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है पीसा, इटली में है, फ्रांस में है, स्पेन में है। तो पीसा की जो मीनार है झुकी हुई वो कहाँ पर है? इटली में है। ठीक है, 8 मंजिला इमारत है। इसका अगला प्रश्न है 76वां, भारत के उत्तरी मैदान में शीत में वर्षा होती है यानी शीतकाल में वर्षा होती है किसके द्वारा? पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा, बंगाल की खाड़ी के मानसून के द्वारा? इससे तो होती नहीं है, ये तो गर्मी में होती है ना, अरब सागर के मानसून से, लौटते हुए मानसून से। तो किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभों से। शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, गोरखपुर से बम्बई की यात्रा करना हो तो रेल की यात्रा, तो न्यूनतम दूरी वाला मार्ग कौन सा होगा? आगरा होकर, इलाहाबाद होकर, झांसी होकर या दिल्ली होकर? गोरखपुर से है तो गोरखपुर से आगरा होकर बहुत दूर पड़ेगा, झांसी होकर के भी बहुत दूर पड़ेगा, तो गोरखपुर से इलाहाबाद होकर के काफ़ी नज़दीक पड़ेगा, यानी कि इनमें सब में नज़दीक पड़ेगा।
भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश है बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो गेहूं उत्पादन में अग्रणी है। टोडा एक जनजाति है, वो कहाँ पर निवास करती है? अरावली में, मध्य प्रदेश में, नीलगिरी में, विंध्याचल पहाड़ियों में। तो टोडा जनजाति कहाँ? नीलगिरी में पाई जाती है। तमिलनाडु में है, ठीक है, उदकमंडलम में यहाँ पर। इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण है, भैंस ज़्यादा पालते हैं ये। भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किसके समीप से होकर जाता है? इलाहाबाद का नैनी, लखनऊ या मेरठ या मुजफ्फरनगर। तो आप लोग जानते हैं 22.5 डिग्री पूर्वीय देशांतर से निकल जाता है, तो कैसा है? इलाहाबाद के पास नैनी से जाता है। पीतल मिश्रण किस चीज़ का होता है? टिन चांदी, टिन जस्ता, टिन तांबा और जस्ता और तांबा। तो ये होता है जस्ता और तांबा का। जस्ते में जब तांबा मिला जाए 70 और 30% होता है, मिला दिया जाता है तो पीतल बनता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या होता है? तो कंप्यूटर में वायरस किसे कहा जाता है? कुल मिलाकर हम ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक नवीनतम वायरस है, प्लेग वायरस है, विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम है, या कंप्यूटर का हार्डवेयर है? तो क्या है ये? विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम है, ठीक है। एक प्रकार का ये सॉफ्टवेयर होता है जो नुकसान पहुंचाता है कंप्यूटर को। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा? मंगल, बुध, शुक्र या शनि? ठीक है, तो कौन सा है पृथ्वी के सबसे नज़दीक? तो इनमें से शुक्र है सबसे नज़दीक। उसके बाद आता है कौन सा? मंगल। बुध सबसे छोटा ग्रह है। निम्नलिखित में किसमें कार्बन मिलाया जाता है? लिग्नाइट में, यानी कार्बन मिलता है, यानी लिग्नाइट में, चांदी में, टिन में, लोहा में, ठीक है। तो लिग्नाइट क्या है? कोयले का, ठीक है, एक वो है प्रकार है इसमें, जिसे हम निम्न स्तरीय कोयला बोलते हैं। इसमें 35 से 50% तक ही क्या होता है? कोयला पाया जाता है, ठीक है। तो धुआं बहुत देता है ये। विटामिन डी का स्रोत क्या है? नींबू, संतरा, सूर्य की किरणें और काजू। तो हमारा शरीर सूर्य की किरणों की उपस्थिति में विटामिन डी खुद निर्माण करता है। अगला है फ्यूज। निम्नलिखित में से प्रयुक्त होने वाली तार की क्या विशेषता है? निम्न प्रतिरोधकता, उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध, निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक। विंध्य पहाड़ी की यानी कि विंध्याचल की पहाड़ियाँ। देखिए फ्यूज जो है ना, सबसे पहले गलनांक ले लीजिए, तो निम्न गलनांक होता है, तो उच्च गलनांक गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ये दोनों सही, ठीक है। अब आपको ये निकालना है कि इसमें उच्च यानी निम्न प्रतिरोध होगा या उच्च प्रतिरोध होगा, ठीक है। तो प्रतिरोध इसका उच्च होना चाहिए, निम्न प्रतिरोध नहीं होता है। उच्च प्रतिरोध होगा तभी जो है ये जल्दी से गलेगा। तो जैसे ही यानी कि लाइट ज़्यादा आती है तो ये गल जाता है और आगे जितने भी अप्लायंस लगे होते हैं, यानी कि विद्युत यंत्र लगे होते हैं, उपकरण लगे होते हैं, सब बच जाते हैं नष्ट होने से। डायनमो का कार्य क्या है? डायनमो का करना मतलब ये हुआ कि उसे दिया क्या जाता है, कौन सी ऊर्जा, वो हमें क्या प्रदान करता है। तो डायनमो मैकेनिकल का मतलब है यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदलता है, या इलेक्ट्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल में बदलता है, या उच्च विभव को यंत्र है, निम्न विभव उत्पन्न करने वाला यंत्र है। ये दोनों तो नहीं है इसमें। इसे हम देते क्या हैं? यांत्रिक ऊर्जा देते हैं ना, मोटर से चलाते हैं इसको, तो ये हमें क्या करता है? इलेक्ट्रिक यानी विद्युत देता है। तो यही है, मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है, ठीक है। अब इसे यानी कि किसी भी टरबाइन से इसे चलाया जाता है और वो हमें विद्युत देता है। क्रायोजेनिक इंजन इस्तेमाल कहाँ पर होता है? बोइंग में, तीव्र रेल इंजन में, परमाणु भट्टी में, स्पेस शटल में। कहीं पर भी नहीं प्रयोग होता। कहाँ? स्पेस शटल में, यानी कि अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले यानों में क्रायोजेनिक इंजन प्रयोग किया जाता है। जैसे GSLV भारत में प्रयोग करता है इसका। एड्स का वायरस, ठीक है, एड्स किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है, बता ही दिया मैंने, ठीक है। एड्स HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है, ठीक है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है और नमक है। नमक तो है नहीं, एंजाइम भी नहीं, विटामिन भी नहीं, क्या है? हार्मोन है, जो किसके लिए आवश्यक होता है? शरीर में शुगर को कंट्रोल करने के लिए होता है। और यदि इंसुलिन की कमी हो जाती है, डायबिटीज यानी शुगर नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फाइड। चूना पत्थर की बात कर रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर माना जाता है। दैनिक जीवन में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है किससे? EEG के द्वारा, EEC के द्वारा, EMG के द्वारा, EKG के द्वारा,
ठीक है। तो EEG इलेक्ट्रोकार्डियो EEG ये जो है यानी कि मस्तिष्क में होने वाली तरंगों को इससे गिना जाता है, काउंट किया जाता है और इसी से ही निर्धारित किया जाता है। EEG होता है और ECG होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, किसके लिए? कार्डियक यानी कि हृदय के लिए। कार्डियल का मतलब होता है हृदय। तो वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो जानते हैं आप लोग, नाइट्रोजन 78 पॉइंट। ठीक है, वायुमंडल में 78%, ठीक है, 78% नाइट्रोजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन 28%। 99% वायुमंडल के केवल 99% भाग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें हैं, 1% भाग में सब में है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसका गलत है, 99%, 78 और 21%। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का औसत रक्तचाप जो होता है वो कितना होता है? 80 और 120 इतना होता है, 80 और 120। निम्न 80 होता है, उच्च 120 होता है, ठीक है, जिसे सिस्टोल और डायस्टोल बोला जाता है। इसके बाद है जल में आसानी से कौन घुलता है? कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया या आयोडीन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा घुलनशील है अमोनिया, आसानी से घुल जाती है। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य यानी WBC का मुख्य कार्य, ऑक्सीजन का ढोना नहीं, ये RBC का है, लाल रक्त कणिकाओं का। कार्बन डाइऑक्साइड का ढोना ये भी नहीं है, ये भी RBC करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना यही है, ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाएँ हमारे शरीर में हमेशा सजगता का कार्य करती हैं, सफाई का और पुलिस का कार्य यानी कि मिलिट्री का काम करते हैं, सुरक्षा का काम करते हैं। भारी जल एक प्रकार का क्या है? भारी जल किस रूप में प्रयोग किया जाता है? शीतलक में, मंदक में, अयस्क में या ईंधन के रूप में? तो शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी जल, ठीक है। भारी जल शीतलक के रूप में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और ये मंदक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। वैसे तो इसमें जो है ना, इसका तो उत्तर गलत होना चाहिए। अगला है भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका यानी भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षा के उबलते हुए जल से। कारण क्या है? कारण इसका ये है कि भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, ठीक है। भाप शरीर में घुस जाता है, भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, यह भाप हल्का होता है, ठीक है। तो इसमें है भाप की गुप्त ऊष्मा जल से अधिक होती है, इसका उत्तर ही होगा, यहाँ पर ये उत्तर होना चाहिए। भाप की गुप्त ऊष्मा जल की अपेक्षा अधिक होती है, जिसके कारण होता है। जुरासिक पार्क क्या है? USA का खूबसूरत पार्क, एक उपन्यास, एक परमाणु संयंत्र या उच्च तकनीकी फिल्म? तो जुरासिक पार्क उस समय एक उच्च तकनीकी फिल्म बनाई गई थी, ठीक है, जिसमें कि डायनासोर के विषय में दिखाया गया था। इस बात है अल्फा उग्रवादी, उल्फा उग्रवादी हैं ये। उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित हैं? तो उल्फा उग्रवादी असम, उत्तर प्रदेश, कश्मीर या पंजाब? तो उल्फा उग्रवादी हैं आसाम से संबंधित हैं, ठीक है। ये 1972 में इसका अस्तित्व जन्म लिया था। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? के अब्बास, लक्ष्मण सेठ, RK नारायण, मुल्कराज आनंद? ये दोनों है नहीं, इन दोनों में से एक काउंट करिए, ठीक है। तो RK नारायण, मालगुडी डेज, ठीक है, RK नारायण है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई थी? 1983 में, और इसे बार बार क्या चीज़ किया जाता रहा? परिवर्तित किया जाता रहा। अगला है राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना कब की गई थी? तो 1972 में की गई थी, ठीक है। नेशनल चिल्ड्रंस, ठीक है, फंड की स्थापना की गई थी 1972 में। अगला प्रश्न है ECM का मुख्य केंद्र है, ठीक है। ECM का मतलब क्या चीज़ हो गया? यूरोपियन आर्थिक, ठीक है, समुदाय। इसका मुख्य केंद्र पेरिस में है, जेनेवा में है, लंदन में है, बेल्जियम में है। तो कहाँ पर है? बेल्जियम में है। अगला है सुपर 301 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संधि, मानवाधिकार, परमाणु विस्फोट या मुक्त आधार पर अवरोध, ठीक है। तो ये क्या है? 301 मुक्त आधार पर अवरोध है। ये सुपर 301, सुपर 301 अमेरिका लागू करता है, ठीक है। जब क्या होता है, किसी भी उसको अपने यहाँ मंगाने वाले सामान पर प्रतिबंध लगाना होता है तो 301 लगा देता है।
गत वर्ष विंबलडन के विजेता पीट सम्प्रास ने फाइनल में किसको हराया था। अब ये जीके के यानी कि ये करंट के क्वेश्चन हैं और इनको आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ ये बता सकता है कि हाँ किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसमें विजेता और उप विजेता दोनों पूछ रहा है। तो उन्होंने जिम कुरियर को हराया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था तब, तो मजरूह सुल्तानपुरी को प्रदान किया गया था। अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, बिक्री कर, आबकारी कर, आमदनी और चुंगी कर। तो जो बिक्री कर है सेल्स टैक्स वो अप्रत्यक्ष कर था, अभी सब समाप्त कर दिया गया, जीएसटी लागू कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सही है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, बिस्मिल्लाह खां तबला, अल्लाह रखा सरोद और जाकिर हुसैन बीड़ा। तो इसमें यानी हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है, अल्लाह रखा ठीक है ये जो है तबला से संबंधित है। ठीक है, और जाकिर हुसैन भी तबला से संबंधित हैं, ये दोनों तबला से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है सियाचिन ग्लेशियर विवाद किससे किससे संबंधित है, भारत चीन के बीच, पाकिस्तान चीन, भारत पाकिस्तान, भारत चीन और भारत और श्रीलंका। तो सियाचिन आप लोग जानते हैं किससे संबंधित है, भारत और पाकिस्तान से संबंधित। ठीक है, ये 6000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय में 110 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ ठीक है भाग है, जो भारत चीन सीमा पर स्थित सियाचिन हिमनद ठीक है, और इसमें सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सका है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, ये मुद्दा बना हुआ है। थर्मोस्टेट संबंधित है, थर्मोस्टेट क्या है, आर्द्रता से, हवा से, तापक्रम से या बादल से। ठीक है, तो थर्मोस्टेट जो है वो तापक्रम से संबंधित है। इसके बाद है भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है, इंद्र, महाबली, अर्जुन और कैलाश। आप लोग जानते हैं अर्जुन टैंक, अर्जुन है, भीष्म है, ये सब टैंक भारत में निर्मित हैं डीआरडीओ वाला द्वारा। 113वां प्रश्न है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब 28 फरवरी को विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, रमन प्रभाव प्रकाश में आया, या रमन को नोबेल पुरस्कार मिला, या रमन का जन्म हुआ, या नेहरू का जन्म हुआ। तो नेहरू का जन्म तो हुआ नहीं। 28 फरवरी को इसलिए विज्ञान दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसमें सीवी रमन को इसी समय 28 फरवरी को क्या मिला था, रमन प्रभाव की खोज की गई थी। ठीक है, 28 फरवरी 1928 को भौतिक विज्ञान में रमन प्रभाव की खोज की गई थी, और जब 1930 में इन्हें इसके लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज। शारदा सरोवर परियोजना है, इससे सबसे अधिक लाभ किसको होगा, गुजरात को, मध्य प्रदेश को, उड़ीसा को, राजस्थान को। तो सरदार सरोवर बना ही कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, तो सबसे अधिक जो है इसी को ही फायदा हो गया। धूप से बचने के लिए छाते का रंग संयोजित निम्नलिखित में से उचित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, संयोजन किस प्रकार का होना चाहिए, ऊपर काला नीचे उजला, ऊपर उजला नीचे काला, मात्र उजला मात्र काला। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ऊपर उजला नीचे काला। ठीक है, यानी कि क्या करे, ऊपर उजला रहेगा तो क्या करेगा, उसको परावर्तित कर देगा। ठीक है, अब परावर्तित करने के बाद जो बचेगा वो नीचे आने नहीं देगा। ऑपरेशन पुश बैंक संबंधित है उत्तर प्रदेश के तराई से, आसाम से, बांग्लादेश के आदिवासियों से, ठीक है, और पंजाब से। ठीक, पंजाब से। तो पुश बैग जो है ना, ये बांग्लादेश के जो भारत में घुसपैठिए हैं उनके लिए चलाया जाने वाला ठीक है एक क्रम है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार संबंधी यानी केंद्र राज्य संबंधी अनुसूची किसमें है, 7वीं, 6वीं, 8वीं, 9वीं। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध का वर्णन किया गया है। ठीक है, आप जानते हैं 3 अनुसूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके बाद जनसंख्या के अनुसार शहरों का निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है, यानी कि यहाँ पर तत्कालीन जनसंख्या के विषय में पूछा गया था। तो सबसे ज़्यादा बम्बई, फिर कलकत्ता और फिर मद्रास की जो है जनसंख्या थी, तो यानी कि ये वाला क्रम था। इसके बाद है महात्मा गांधी सेतु कहाँ पर स्थित है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो कहाँ पर स्थित है महात्मा गांधी सेतु, तो महात्मा गांधी सेतु स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, महात्मा गांधी सेतु, यहाँ पर सी नहीं, यहाँ पर महात्मा गांधी सेतु तत्कालीन बिहार में स्थित वो सबसे बड़ा पुल था। ठीक है, गंगा पर बना था पटना में। ठीक है, तो इसका उत्तर होना चाहिए सी।
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? ग्रामीण से, शहरी शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से, शिशु शिक्षा से। ठीक है, तो किससे शिक्षा से संबंधित था? प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित था ये आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ओके स्टूडेंट्स, ये था 120 प्रश्न 1993 का। और इसी प्रकार से हम 20 इसके जितने भी 20 वर्षों के प्रश्न पत्र आए थे उनको करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि ये सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ अपना जो ग्रुप है उसमें इसे शेयर कीजिए, जिससे कि और दूसरे लोग भी हम लोगों के साथ मिलकर के अपनी तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।